हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं नोट सेट जो हुआ है पेपर उसके बारे में। ठीक है, नोट सेट 2023 के बारे में बात करते हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हैं कुछ हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज। ये पहले भी आ चुका है और ये नोट सेट 8 जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि कई बार नोट सेट जो है वो रिपीट क्वेश्चंस दे देता है। यहाँ पे पूछा है लाइम डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। ऑप्शन बी, अल्फा वायरस। ऑप्शन सी, बोरेलिया बुर्गोडोर्फेरी। एंड ऑप्शन डी है ट्रिपेनोसोमा ब्रेसी गैम्बेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, बोरेलिया बुर्गोडेफ्री। देखिएगा, लाइम डिजीज जो है आपकी, लाइम डिजीज का ये क्वेश्चन तो आया, एक और क्वेश्चन आता है कि ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे जो टिक्स जो होते हैं, टिक्स के द्वारा ये स्प्रेड होता है। और जो कि कहाँ पे रहती हैं टिक्स, ये भी जो वुडेड एरिया है, लकड़ी वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। यहाँ पे देखिएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन इन्फेंट्स के अंदर, उसका हमें साइन देखना है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन इन्फेंट में है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है एंजाइटी एंड इंक्रीज्ड स्किन ट्रिगर। ऑप्शन बी है ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फोंटेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन ट्रिगर। एंड ऑप्शन 3 है एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थर्स्ट। एंड ऑप्शन डी है ड्राउजीनेस, बल्जिंग फोंटेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन ट्रिगर। अब यहाँ पे देखिएगा, डिहाइड्रेशन है तो बल्जिंग फोंटेनल कैसे होगा? इसमें नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया। बल्जिंग फोंटेनल किस में हो सकता है? जैसे कि आपका आईसीपी बढ़ गया हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा हो, हाइड्रोसिफिलस हो, तो उनमें हो सकता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, दूसरा देखिए, एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थ्रस्ट। एक्सेसिव क्राइंग हो रहा है बच्चा तो हमें नहीं पता लगा पाएंगे कि उसको केवल सीवियर डिहाइड्रेशन ही हो रहा है, तो ये भी रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन 2, ड्राउजीनेस रहेगा, डिक्रीज्ड फोंटेनल रहेगा, इसमें डिप्रेस्ड रहेगा फोंटेनल, एंड डिक्रीज रहेगा क्या? स्किन ट्रिगर। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन डिस्क्राइब ऑर्थोपिनिया। ऑर्थोपिनिया क्या है? ऑर्थोपिनिया की डेफिनेशन पूछा है, तो ऑर्थोपिनिया को कौन डिफाइन कर रहा है? ऑप्शन ए है एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, जिसके अंदर केवल वो अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में ही ब्रीथ कर पा रहा हो, उसको बोलते हैं। ऑप्शन 2 है स्लो ब्रीथिंग को बोलते हैं। ऑप्शन 3 है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऑप्शन 4 है रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं? डिसरिदमिया बोलते हैं, सॉरी डिस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्निया। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डिस्निया। स्लो ब्रीथिंग को भी नहीं बोलते। ऑर्थोपिनिया जो है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन 1 रहेगा, क्योंकि अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में ही ब्रीथ कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपिनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिवेल्स। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट हमें करना है ना। पॉइंट क्या है? दिस इज हर थर्ड प्रेगनेंसी। ये उसकी कौन सी प्रेगनेंसी है? थर्ड प्रेगनेंसी है। दूसरा है हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 38 वीक, और उसका पहला बच्चा जो है 38 वीक पे डिलीवर हुआ था। एंड तीसरा पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि हर सेकंड चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 34 वीक। सेकंड कब हुआ? 34 वीक पे हुआ। तो कैलकुलेट GTPAL स्कोर। तो यहाँ पे गटपाल स्कोर हमको देखना है, GTPAL स्कोर देखना है। तो GTPAL स्कोर में क्या आएगा देखिएगा, G का मतलब क्या होता है? ग्रेविडा। ग्रेविडा। T का मतलब होता है टर्म। P का मतलब होता है प्री टर्म। और A मतलब अबॉर्शन।
और एल मतलब लाइव। अब यहाँ पे देखिएगा ग्रेविडा मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार वो प्रेग्नेंट है, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है क्वेश्चन, थर्ड प्रेगनेंसी है। कौन सी प्रेगनेंसी है? थर्ड। तो जी क्या हो गया आपका? थर्ड। टर्म, टर्म पूछा है तो टर्म कौन सा? देखो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी 38 वीक पे और सेकंड डिलीवरी 34 वीक पे। तो यहाँ पे देखिएगा टर्म जो है यानी पहला बच्चा 38 पे तो टर्म है, तो टर्म है ये 37 से पहले जो होते हैं, 37 से पहले उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्री टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये 37 से पहले है दूसरा बच्चा, तो इसलिए ये प्री टर्म है। तो प्री टर्म क्या हो गया? एक प्री टर्म हो गया। अबॉर्शन कुछ नहीं है। एंड लाइव कितने बच्चे हैं? 2। तीसरी तो प्रेगनेंसी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 31102। 31102 यानी कि देखिएगा इसमें आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पेशेंट अराइव्ड एट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, आरटी का पेशेंट है, RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। पल्स रेट जो है उसकी क्या है? 127 बीट पर मिनट। ब्लड प्रेशर इज 90/56 एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। देखिएगा सिम्टम्स को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम इसका असेसमेंट करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले सिम्टम्स देखने होते हैं। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ विच टाइप ऑफ शॉक। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा टाइप का शॉक इसमें हो सकता है। पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, पल्स रेट उसकी बढ़ी हुई है, बीपी कम है, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है। इसका मतलब हेमरेजिक होगा, क्योंकि एक्सीडेंट है तो ब्लड तो लॉस हुआ ही होगा ना उसमें। तो देखिएगा ऑप्शन ए है न्यूरोजेनिक शॉक, ऑप्शन बी है हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन सी है स्पाइनल शॉक एंड ऑप्शन डी है कार्डियोजेनिक शॉक। अब इनमें से हम सिम्टम्स के आधार पर बताएंगे कि कौन सा टाइप का इसमें शॉक हो सकता है। देखिए जब भी आरटीए होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ब्लड लॉस हो रही है, उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, तो कौन सा फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम किसकी? हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ये कौन सा होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम इसको देख के ही बता देंगे कि इसमें हाइपोवोलेमिक एक्सीडेंट है तो हाइपोवोलेमिक शॉक है। लेकिन यदि स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है, उसको न्यूरोजेनिक शॉक भी हो सकता है, सॉरी स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है तो स्पाइनल शॉक भी हो सकता है, लेकिन स्पाइनल शॉक में ये सिम्टम्स आपको नहीं मिलते हैं। एक तो यहाँ पे क्या है, कोई भी स्पाइनल इंजरी या फिर नर्व इंजरी का कोई इसमें हमें मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या है, इनसफिशिएंट डाटा इनके लिए। दूसरी चीज हम देखते हैं कि स्पाइनल शॉक के अंदर, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। इन दोनों में ही ब्रेडिकार्डिया होता है, उसके साथ साथ हाइपोटेंशन होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हाइपोटेंशन तो है लेकिन ब्रेडिकार्डिया नहीं है। क्या है? टेकिकार्डिया है। तो टेकिकार्डिया किसमें होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक में टेकिकार्डिया होता है, जबकि न्यूरोजेनिक शॉक में या स्पाइनल शॉक में दोनों में ही ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट भी कम होती है। ये ध्यान रखने की बात होती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन एग्जामिनिंग ए पेशेंट हु इज पैरालाइज्ड बिलो द T4 लेवल। देखिए T4 लेवल से वो पैरालाइज्ड है। द मेडिकल सर्जिकल नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो मेडिकल सर्जिकल जो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या मिल सकता है उसके अंदर? ऑप्शन ए है इम्पेयर्ड डायफ्रामेटिक फंक्शन रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट, ऑप्शन 2 है फ्लेसिडिटी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन 3 है इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एफिशिएंट कफ, एंड ऑप्शन डी है हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड स्पेस्टिसिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। अब यहाँ पे देखिएगा T4 लेवल पे इंजरी हो रही है, मतलब इसमें क्या हो सकता है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो सकता है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और किसी वे में भी आ सकता है। क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं लेकिन बदल देते हैं उनको। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कब होता है? जब भी T6 के लेवल से ऊपर, इसके लेवल से ऊपर भी इंजरी होती है, जैसे T4, T3, T2 इनमें इंजरी हो रही है तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो सकता है। और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती हैं हमें कि सडन ऑनसेट, ये अचानक होता है। इसमें क्या होता है, हमें
थ्रोम्बिंग हेडेक होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा हेडेक होगा। ठीक है, इसके साथ में इसमें क्या होगा? हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। हाइपरटेंशन होगा एंड बीपी क्या होगा? ज्यादा होगा और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा। और फ्लशिंग होगा। अब वो लेवल ऑफ इंजरी, अब वो लेवल ऑफ इंजरी जहां पे इंजरी हुआ है उससे ऊपर क्या हो जाएगा? फ्लशिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? फ्लैसिडिटी होगी। किसमें? अपर एक्सट्रीमिटीज में। अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या रहेगा? फ्लैसिडिटी रहेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ऑप्शन ए है डायबिटिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट डायबिटिक हो तब। ऑप्शन 2 है डिक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग टाइम, एपीटीटी क्या हो? कम हो। ऑप्शन 3 है इंक्रीज्ड एपीटीटी एंड ऑप्शन 4 है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। तो किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी लीवर बायोप्सी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका यदि एपीटीटी क्या हुआ? बढ़ा हुआ रहे। ठीक है, क्लोटिंग टाइम बढ़ा हुआ रहे तो उसमें लीवर बायोप्सी नहीं करते हैं, ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ऑफ ए अडल्ट। अब देखो इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है अडल्ट का? 120/80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन। अब देखिएगा अंडर 1 ईयर, 1 ईयर मतलब क्या हो गया? ये इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर आईएम इंजेक्शन की प्रेफरेबल साइट क्या रहेगी? वेस्टोलेटरलिस मसल्स रहेगी। क्या रहेगी? वेस्टोलेटरलिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द बिलो शोन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी। अब देखिएगा ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम का नाम नहीं पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है? इसका काम क्या है, कहाँ यूज होता है? तो ऑप्शन ए थायरॉयडेक्टोमी में, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल सर्जरी में, ऑप्शन सी है थोरेक्टोमी एंड ऑप्शन डी है सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन में यूज होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट कहीं देखा नहीं सिजेरियन, तो ये यहाँ पे गलत है ना। तो इसको तो हम रिमूव कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और कहाँ यूज हो रहा है। तो वैसे ये यूज होता है थायरॉयडेक्टोमी के अंदर। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर 1। और इसका नाम क्या? थायरॉयड रिट्रैक्टर, जोल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर। ठीक है, ये इसका नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द मास्क शोन इन द इमेज इज नोन एज। तो ये मास्क जो है, इस मास्क का क्या नाम है? ऑप्शन ए है नेबुलाइजेशन मास्क है। नेबुलाइजेशन मास्क ऐसा होता है कि नहीं होता ना, इसमें ये टाइप का ये जो बैग दिखा रखा है ये नहीं होता, तो ये नेबुलाइजेशन नहीं है। सिंपल फेशियल मास्क, सिंपल फेस में भी ये नहीं होता है। और नॉन रिब्रीथर मास्क और वेंचुरी मास्क। अब तो देखिए ये क्या है? NRBM, नॉन रिब्रीथर मास्क, नॉन रिब्रीथर मास्क है। वेंचुरी मास्क नहीं है। वेंचुरी मास्क में अलग अलग कलर कोडिंग के लिए अलग अलग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, when serum bilirubin level rise on third and fourth day after birth of the baby due to insufficient hepatic function is known as। अब देखिएगा बिलरूबिन का लेवल बढ़ रहा है तीसरे और चौथे दिन डिलीवरी के बाद, किसकी वजह से? इनसफिशियंट हेपेटिक फंक्शन हो रहे हैं, लिवर फंक्शन सही नहीं कर पा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे, ऑप्शन बी है ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस कहेंगे, या फिर ऑप्शन 3 है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे, या फिर वायरल हेपेटाइटिस कहेंगे। तो इसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये इसमें राइट आंसर रहेगा आपका फिजियोलॉजिकल। ऑब्स्ट्रक्टेड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे हेपेटिक फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, तो फिजियोलॉजिकल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन टू एन एंटीनेटल मदर फॉर फिटल लंग्स मेचुरेशन। तो एक एंटीनेटल मदर है, उसको कौन सी दवाई दी जाएगी फिटल लंग्स मेचुरेशन के लिए? ऑप्शन ए है ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन बी है मेटोप्रोलोल, ऑप्शन सी है बीटामेथासोन एंड ऑप्शन डी है मेटोक्लोप्रामाइड। तो देखिएगा लंग्स मेचुरेशन के लिए एक स्टेरॉइड दिया जाता है
जो है बीटा मेथासोन, क्या दिया जाता है, बीटा मेथासोन। ठीक है, MCPA मेटाक्लोप्रामाइड क्या है, एंटी एमेटिक का काम करता है ये तो एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअल फॉर मैनेजिंग द एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस में सबलिंगुअल कौन सी मेडिसिन दी जाती है? ऑप्शन ए है एस्पिरिन, ऑप्शन 2 है विटालोल एंड ऑप्शन 3 है नाइट्रोग्लिसरीन एंड ऑप्शन 4 है वॉरफेरिन। तो क्या है इसका आंसर? NTG, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, जब भी एंजाइना पेक्टोरिस होता है नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रख लेते हैं, सबलिंगुअल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ JVP इज जुगुलर वेन प्रेशर, जुगुलर वेन प्रेशर। तो कहाँ से मेजर करेंगे? तो इसका राइट आंसर है आपका एक्सटर्नल एंगल से। कहाँ से करेंगे? एक्सटर्नल एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए नर्स इवालुएट द ECG, क्या देख रही है? ECG एंड सी ए sawtoothed P wave, P wave उसमें कैसी दिखाई दे रही है? toothed P wave. What will be the diagnosis? तो डायग्नोसिस क्या रहेगा देखिएगा, ऑप्शन ए है एट्रियल फ्लटर, ऑप्शन बी है प्रीमेच्योर जंक्शन कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन 3 है एट्रियल फिब्रिलेशन एंड ऑप्शन 4 है नेजल अर्दमिया। तो देखिएगा सॉटूथ्ड जो पी वेव है, सॉटूथ्ड पी वेव किस में मिलती है? आपकी आर्टेरियल फ्लटर के अंदर। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा, सॉटूथ पैटर्न। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है नॉर्मल कब रहेगा देखिएगा, ऑप्शन 1 है यहाँ पे 2 or more fetal heart rate acceleration during 20 minutes, 2 or more fetal heart rate acceleration in 40 minutes, no deceleration during 40 minutes, no acceleration during 40 minutes। तो कौन सा नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है नॉर्मल फाइंडिंग इनमें रहेगी? अब देखिएगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये प्लासेंटल फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन के लिए यूज किया जाता है। प्लासेंटल फंक्शन या फिर फिटल हार्ट रेट को इवालुएट किया जाता है इसमें। ठीक है, तो जब ये रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव इंडिकेट करेगा मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है? नॉर्मल रहेगा। यानी कि 2 और मोर फिटल हार्ट रेट जो है एक्सेलरेट हो एटलीस्ट 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स के अंदर 2 और 2 से ज़्यादा फिटल हार्ट रेट क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन उसके अंदर होना चाहिए। तो वो क्या चलाएगा आपका? नॉर्मल या नेगेटिव या फिर रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस। 20 मिनट के इंटरवल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बार क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन होना चाहिए। कितने का? लगभग 15 बीट पर मिनट का। एक्सीलरेशन मतलब होता है जैसे गिरावट हो या कम या ज़्यादा जो होता है। तो अब 15 बीट उसमें कम होनी चाहिए। जैसे 20 मिनट के लिए हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया है, तो 20 मिनट के दौरान कम से कम 2 बार उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। कितने का? लगभग 15 बीट पर मिनट का। तो वो क्या कहलाएगा आपका? नॉर्मल कहलाएगा या फिर नेगेटिव कहलाएगा या फिर क्या कहेंगे इसको? रिएक्टिव। ये तीनों ही एक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कई बार अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है, रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट या फिर नेगेटिव या फिर नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें रहेगा 2 और मोर फिटल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 20 मिनट्स ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एपिकल पल्स कैन बी असेस्ड एट। तो एपिकल पल्स जो होती है वो कहाँ से असेस की जा सकती है? ऑप्शन ए है सेकंड इंटरकोर्स स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ऑप्शन नंबर 2 है बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट
मिड क्लेविकुलर लाइन एंड ऑप्शन नंबर 3 है फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड फोर्थ है फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो लेफ्ट में तो होगा वो, ठीक है, लेकिन कौन से में होगा, तो फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स्थ राइट आंसर रहेगा। कौन सा माना है यहाँ पे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एपिकल पल्स जो है असेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या माना है इसने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो फॉर कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के अंदर कार्डियक कंप्रेशन रेशियो, रेस्पिरेशन, तो क्या रहेगा बच्चों के अंदर। तो ऑप्शन दे रखा है 3:1, 15:2, 5:1, 1:1। इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन ए है वेरीफाई विद द पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन, ऑप्शन 2 है एलर्जिक चेक, ऑप्शन 3 है मेडिकेशन चेक, ऑप्शन 4 है काउंसलिंग। तो कौन सा नहीं है, काउंसलिंग इसमें नहीं इंक्लूडेड है, किसमें, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करें।